हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और आप सभी का 27 फरवरी को गणित का पेपर होने वाला है, जिसमें आप सभी को उन्हीं प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% सवाल आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को 100% की गारंटी देते हैं कि जितने भी प्रश्न कराएंगे इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में आप सभी को गणित के पूरे चैप्टर का 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके गणित के पेपर में 70 में 70 लाने का टारगेट रखे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको गारंटी देते हैं कि आप 70 में 70 आसानी से ला सकते हैं। देखिए, आपके सामने पहला नंबर का सवाल है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके जो पिछले साल के पेपर हुआ है 2023, 2022, 2020, 2019 और 2018 में ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे। यहाँ पूर्णांक दिया है p, तो p वहाँ पे दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए इसमें धनात्मक पूर्णांक है तो आपके देखिए ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या, मतलब वह संख्या जो दो से आपकी नहीं कटती है तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यदि क्या करेंगे, एक में 2 से गुणा कर और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 1 2 1 3 प्राप्त हो जाएगा। अगली देखिए अगली आपको क्या है, पूर्णांक जो है 2 है, तो देखिए 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 2 दूना के 4 1 5 मिल जाएगा। इसी तरह 3 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 जोड़ लीजिए 2 3 6 1 7 हो जाएगा। तो देखिए आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पे विषम संख्या मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे p क्या है, पूर्णांक है, यानी p में आप क्या कीजिए 2 से गुणा कर लीजिए और उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी कि 2p + 1 जो होता है इस रूप का जो आपका होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, उससे आपका विषम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर का सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्या का युग्म है। यहाँ पे क्या बताना आपको, सअभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अब सअभाज्य का मतलब क्या होता है, सअभाज्य का मतलब वो होता है कि दो ऐसी संख्या जिसका HCF कितना हो, HCF कितना हो, 1 हो। दो ऐसी संख्या जिसका HCF यदि 1 आता है तो उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। यहाँ ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इन दोनों का आप क्या निकाल सकते हैं, HCF निकालने से बढ़िया है कि अब देखिए जैसे यहाँ पे 14 है अब 35 है, तो 14 और 35 क्या होगा, किसी संख्या जैसे 7 से कट सकता है और ये 35, यानी 7 से दोनों संख्या कट रहा है ना, यहाँ पे इसका HCF 1 नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा 31 और 93 देखिए 31 से 93 डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसका मतलब HCF 1 नहीं आ सकता है इसका। यहाँ 32 और 62 देखिए, यानी कि 2 से 32 भी कटेगा, 2 से 62 भी कटेगा, तो इसका भी HCF 1 आ नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे 18 और 25 देखिए, यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्या कट जाए। जैसे 2 से कट रहा है तो 2 से 25 नहीं कटेगा, 25 5 से कट रहा है तो 5 से 18 नहीं कटेगा, तो इसका क्या होगा, HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, HCF क्या होगा, 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सअभाज्य संख्या क्या है, 18 और 25 जो है सअभाज्य संख्या आपका है। ठीक है, तो आपको ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या है आपका कि परिमेय संख्या 14,587 अपान 1,250 दशमलव प्रसार होगा। आप यहाँ बताना कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, भाग मत दीजिएगा 1250 का, सीधे सीधे आपको देखिए इसका ट्रिक बताते हैं कि जब आपको हर में यदि आपको शून्य मिले, जैसे आपको इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान पे इस तरह यदि शून्य मिलता है तो हमेशा याद रखिए क्या होता है, शांत होता है। कैसा संख्या होता है, शांत। तो इसको बिना भाग दिए आप तुरंत बता सकते हैं। यदि इकाई दहाई सैकड़ा का हजार स्थान पे क्रम से आपको मिले ना, स्टार्टिंग में प्रारंभ में आपको शून्य मिल जाता है तो हमेशा शांत ही होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो इस सवाल को आप बिना भाग दिए भी आप लगा सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा, अशांत ना।
शांत का मतलब होता है जिसका भाग दे तो कहीं ना कहीं संख्या जाके कट जाता है तो शांत होता है। अशांत का मतलब होता है कि यदि हम इसका हर का भाग अंश में देते वो संख्या पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो अशांत होता है। ठीक है, इसका दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, बिना लगाए इस प्रश्न को आप लगा सकते थे। अब यहाँ पे चौथा नंबर का सवाल देखिए क्या है। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। देखिए यहाँ पे आपको इसका प्रतिबंध दिया है, यानी कि ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संबंध है जिसका कोई हल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। देखिए इसका आपको फार्मूला कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे a1 अपन देखिए a1 अपन a2 बराबर b1 बटा के b2 इज नॉट c1 बटा के c2 रहता है। ये होता है कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, इसके साथ में आप याद रखें जो पहला वाला ऑप्शन इसका है कि a1 अपन a2 इज नॉट b1 अपन b2, ये इसका मतलब होता है जब ये संबंध रहेगा तो इसका मतलब होता है कि अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। इसका मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल ना, इसका मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। क्या होता है? एक हल मिलेगा आपको। ये जब रेशियो बनेगा, अनुपात बनेगा तो इसका एक हल होता है, जिसे हम अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए a1 अपन a2 इस बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 जब रहेगा तो इसका मतलब होता है कि अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। तो ये तीनों जो रेशियो यहाँ पे है, अनुपात है, इसमें संबंध जो इसको याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब होता है ये संबंध रहेगा तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं होगा। ये आपको रेशियो मिलेगा तो इसका मतलब होता है अनेक हल। ये फार्मूला के तौर पे इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछता है इस पर। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर जो पांचवा नंबर का सवाल ध्यान दीजिए किस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर 2 दिया है। यह समीकरण नंबर 1 हुआ, यह समीकरण नंबर 2 हुआ। देखिए इसमें क्या करेंगे आप कि दोनों पक्षों को क्या करेंगे, हल कर लीजिए। तो जब दोनों पक्षों को जोड़िए तो यक्स यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x और माइनस प्लस है तो कट जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यक्स बराबर 4 बटा के 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाए ना। तो यक्स का मान 2 आया। इस यक्स का मान किसी भी समीकरण में आप रख के हल कर लीजिए। तो चलिए आप समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। तो जब 2 वाला समीकरण देखिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका? 2 है। यक्स की जगह पर 2 रखेंगे और प्लस वाई बराबर 2। तो वाई बराबर पक्षांतर करेंगे 2 इधर आ गया तो -2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार से यक्स का मान आया आपका 2 और वाई का मान आया आपका 0। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में दिया कहाँ पे है। तो यक्स का मान 2 देखिए कहाँ पे है, तो यक्स का मान 2 है, वाई का मान 0 है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। अब यहाँ पे 16वां नंबर का देखिए कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको बताना है। द्विघात समीकरण देखिए कैसे बता सकते हैं। द्विघात का मतलब होता है कि जिसमें मैक्सिमम 2 घात होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। अब इसको आप हल करके भी देखेंगे तो इसमें देखिए कैसे आप पता कर सकते हैं कि द्विघात है कि नहीं है। देखिए आपको 7 ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं। देखिए यक्स का यक्स में करेंगे तो इधर सिर्फ यक्स स्क्वायर मिलेगा, इधर यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर मिलेगा। जब दोनों पक्षों में यक्स स्क्वायर मिलेगा तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा? द्विघात समीकरण आपका नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है आपका ए को पद दिया है यक्स स्क्वायर। जब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे विस्तार करेंगे तो ए को यक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों पक्षों में जब यक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ बराबर होगा तो दोनों कट जाएगा। तो ये भी द्विघात आपका समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, अन्यथा आप चाहेंगे तो पूरा विस्तार से इस सवाल को लगा लीजिएगा। इसका जैसे गुणा करने का तरीका आप सभी को सिखाएं उस तरह आप लगा सकते हैं। इसका 60 ट्रिक बता रहे हैं आपको कि इस तरह आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स पे 3 घात है। जब यक्स पे 3 घात इसका विस्तार करेंगे तो यक्स पे 3 घात होगा कि नहीं होगा? जब इसका विस्तार करेंगे तो यक्स पे 3 घात होगा। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यक्स के यक्स में करेंगे तो यक्स पे 3 घात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यक्स पे 3 घात है लेकिन यहाँ पे 2 यक्स पे 3 घात है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए यक्स पे 3 घात, इसको पक्षांतर 2 एक्स पे 3 घात बराबर 0, घटाएंगे तो माइनस यक्स पे 3 घात होगा और बराबर 0। यक्स पे कितना आ रहा है आपका? यक्स पे 3 घात आ रहा है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आपको 2 घात चाहिए मैक्सिमम।
अब इधर देखिए, इधर विस्तार करेंगे तो इसका विस्तार क्या होगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यक्स ए प्लस बी को होल स्क्वायर फार्मूला विस्तार करेंगे तो यक्स का स्क्वायर आएगा ना। और इधर जब देखेंगे दो का यक्स में करेंगे 2x हो जाएगा। तो इधर देखिए मैक्सिमम कितना घात हो रहा है, तो देखिए यक्स स्क्वायर इस पे छांदर कर लीजिए, देखिए यक्स स्क्वायर है, जब 2x को इधर लाएंगे तो -2x बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी देखिए मैक्सिमम दो घात आ रहा है ना, यहाँ पे जब दो घात मैक्सिमम आएगा तो उसे ही बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो आपको जैसे सिखाएं इस प्रकार से यदि आप लगाते हैं तो कम समय में लगा लेंगे, अन्यथा आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, फिर इसका विस्तार करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, बैठ के आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में बताएं कि द्विघात समीकरण कैसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल देखिए कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। यहाँ पे क्या बताना है आपको, मूलों का योग। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो पहले यहाँ पे बताते हैं, आपको सिखाते हैं। देखिए सीखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर के सामने है, तो a का मान कितना आ जाएगा 5, और ये देखिए b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आया, देखिए चिन्ह के साथ रखेंगे, -3 है तो -3 रखिएगा। इसके बाद c का मान क्या हो जाएगा, c के जगह पे 2 है तो 2 रख लीजिए, हो गया ना। अब यहाँ पे ज्ञात कर लिया आप, यहाँ पूछा मूलों का योग, तो देखिए मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग होता है आपका -b/a होता है ना। मूलों का योग का फार्मूला -b/1, तो -b, तो देखिए ये माइनस है और b का मान माइनस में दिया है। जब माइनस में यहाँ b का मान, a का मान, c का मान किसी चीज़ का माइनस में दिया रहेगा तो उसे कोष्टक में रखिएगा, -3/, a का मान कितना है 5 है तो 5 कर लीजिए। जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/5। यहाँ 3/5 देखिए कहाँ पे है, तो देखिए दोनों ऑप्शन ध्यान से देखिए, 3/5 भी दिया है, -3/5। इसी में आप बोर्ड के एग्जाम में हल करते समय गलती कर देते हैं, इसीलिए जो स्टेप बता रहे हैं आसानी पूर्वक सिंपल तरीका से सीखते रहिए। इसका सवाल जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा ना, बी वाला मत कीजिएगा, ए वाला सही होगा। अब देखिए अगला नंबर का क्या है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। यानी यहाँ पे आपको बताना है मूल का लक्षण बताना है ना, यहाँ पे मूल का लक्षण क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले इसको जब भी ऐसा मूल का लक्षण पूछे ना, वास्तविक है, बराबर है, क्या नहीं, इस प्रकार से सवाल पूछे तो पहले इसको हमेशा क्या कीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कीजिए। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर काट के देखिए तो a बराबर यहाँ पे 2 बचेगा, a का मान 2 होगा। b के सामने देखिए x का गुणांक कीजिए तो b का मान कितना आया -4, और c बराबर कितना आया, c बराबर 1 आ गया। देखिए मूलों का लक्षण जब आपको ज्ञात करना रहता है तो आपको क्या करना रहता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना रहता है। यहाँ पे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कीजिए, तो b का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर कीजिए, -4 गुणे a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना है 2 और c का मान 1 रखने के बाद इसको हल कीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर करें, 4 चौको 16, 4 दूना 8, घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे 8। जब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक में आएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब b स्क्वायर माइनस ac का मान धनात्मक में आएगा तो पहले नंबर तो ये वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक। ठीक है, वास्तविक के साथ क्या होगा अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के मान आ सकते हैं, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा ना। इसमें देखिए वास्तविक और भिन्न भिन्न कहाँ पे दिया है, तो आप जब इसका ऑप्शन देखेंगे तो 8वां का कौन सा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, समझ में आया ना। तो 8वां का बी वाला क्या होगा आपका सही। तो इस प्रकार से सवाल लगाना था। इसके अलावा देखिए यदि मूल आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हल करते 0 आता तो उस समय वास्तविक मान होता लेकिन समान होता, बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, जैसे पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से डेली बाय डेली आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बहुत अच्छा नंबर बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9वां नंबर का सवाल क्या है आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा। अब भुजाओं में अनुपात पूछा है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल नंबर 1, ठीक है देखिए क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं ना, एरिया ए, यहाँ से A1 देखा, A1/A2, यानी कि दो त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। ये जो होता है भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। दो समरूप जब त्रिभुज रहते हैं ये फार्मूला होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है भुजा 1, चलिए यहाँ लिख देते हैं भुजा 1 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मतलब पहले का, अब भुजा 2
का स्क्वायर। ये स्क्वायर होता है, यानी जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका A1 A2 का मान दिया, कितना दिया 4:9, यानी 4/9 दिया है। यहाँ भुजा 1 अपान भुजा 2। देखिए स्क्वायर इस पे भी, स्क्वायर इस पे भी, यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाने का तरीका क्या है कि दोनों पक्षों का रूट ले लीजिए। क्या करेंगे, रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, 3 का वर्गमूल कितना होगा, अरे 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो भुजा 1 अपान भुजा 2। ठीक है, तो भुजाओं में अनुपात कितना होगा, देखिए ये 2/3 है, तो अनुपात लिखेंगे 2 अनुपात कितना लिखेंगे इसे, 2:3। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 2:3। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो भुजा में अनुपात पूछा है। ठीक है, यदि भुजा देगा तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिएगा वहाँ पे। समझ में आ गया ना। चलिए अगले नंबर के सवाल को यहाँ पे देखते हैं। 10वां नंबर का ध्यान दीजिए। देखिए 10वां नंबर का सवाल क्या है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। अब जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, इस प्रकार 2 त्रिभुज आपके आ गए सामने। इसमें जैसे मान लीजिए ABC है, यहाँ पे ABC है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात, इसकी भुजा का अनुपात और इसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ऑप्शन देखिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो अभी आपको क्या पता है कि जब 2 त्रिभुज आपस में बराबर यानी समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसे हम समानुपात भी कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। संगत कोण अभी बताएंगे बराबर होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त दोनों ऑप्शन क्या आपके सही है। तो आपको त्रिभुज से समझ में आ गया ना कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उनके जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11वां नंबर का सवाल देखते हैं कि बिंदु 3,4 कि वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। यहाँ पे बस एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो वहाँ पे यक्स का मान बताते हैं, यक्स का मान बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भी निर्देशांक दिखाया जाता है तो पहले यक्स का मान होता है, उसके बाद वाई का मान दिखाया जाता है। वाई अक्ष से दूरी पूछा तो किसका मान बताएंगे, यक्स का। तो यक्स का मान कितना है, 3। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप सीखते चलिए, यदि यक्स अक्ष से पूछता है, सवाल में पूछता है कि यक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वहां पे y का मान बताते, किसका मान बताते हैं, y का मान बताते। दोनों कंसेप्ट क्लियर रखिए, 100% बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है और दिया भी आप देख सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर का सवाल आपके सामने क्या है, कैसे लगाएंगे इसे। कह रहा है कि बिंदु -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य बिंदु का। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। आप सभी को पता है कि पहले x1 y1 होता है, पहले x का मान फिर y का मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और y2। यहाँ पे x1 का मान -2 है, प्लस x2 का मान कितना है, -2 है, तो -2 कर लीजिए, अपान 2 कर लीजिए। y1 का मान 6, y2 का मान +10 और बटा के 2 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या करना है, -2 कोष्टक के बार प्लस का चिन्ह होता है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो -2 ही रहेगा, बटा के 2। और 6 कितना, 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 बटा के 2। देखिए ये माइनस माइनस जुड़ता है तो -4 बटा के 2 हो जाएगा, 16 बटा के 2 हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग देंगे तो -2 होगा, 2 8 16 हो जाएगा। कितना होगा निर्देशांक, -2,8 होगा। अब चलिए -2,8 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन देखिए सी वाला -2,8 यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गया ना सवाल कैसे लग रहा है ये। अब देखिए 13 नंबर का सवाल कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको तो याद करना पड़ेगा आपको कि सेक थीटा बराबर कितना होता है। देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 2। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, पेपर में यदि आ जाता है तो आपको समझना तो कैसे है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर 2 दिया है, यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। और 2 का मान जो होता है सेक के रूप में कितना का होता है, कास
यहाँ पे सेक 60 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है? सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2। तो सेक से सेक आपका हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप जरूर याद रखिएगा कि इसका मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर का सवाल है। इस 14 नंबर के सवाल को आप कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है। यदि काश थीटा बराबर साइन थीटा तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। अब क्या कीजिए कि काश थीटा को इधर पक्षांतर कर लीजिए। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो काश की जगह पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर काश थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तरह की है साइन थीटा बटा काश थीटा, क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा लिख सकते हैं ना। अब थीटा मतलब टैन के रूप में एक किसका मान होता है? तो आप सभी को पता है टैन 45 अंश का मान कितना होता है? 1। और यहाँ टैन थीटा बराबर हो जाएगा, टैन से टैन हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। कितना होगा? 45 अंश। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको बोर्ड के एग्जाम में इतना लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा यदि आपको कंसेप्ट पता होगा तो। देखिए क्यों कि आप जब त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते होंगे तो आपका कास और साइन का रूप जाके देख लीजिएगा। कास का 45 का मान 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। ये दोनों जो मान होते हैं साइन 45 और कास 45 पे दोनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 45 अंश डायरेक्ट लगा सकते थे बिना हल किए, लेकिन आपको यहाँ पे हल करके और बिना हल किए कैसे लगा सकते हैं दोनों तरीका आपको बता दिए। जैसे आपको समझ में आया वैसे आप बोर्ड के एग्जाम में इस सवाल को जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने देखिए 15 नंबर का सवाल है। यदि 3 काट a बराबर 4 है तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक ट्रिक बताएंगे आपको साथ में। इस सवाल को बोर्ड के एग्जाम में कम से कम समय में कैसे लगा सकते हैं, एक आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं इस सवाल को। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए जब ये 3 काट a दिया है तो यहाँ पे 3 काट a बराबर 4 है तो काट a का मान ज्ञात कर लीजिए। काट a बराबर कितना हो? 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट a का फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि आधार बटा के लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा के लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा के लंब होता है। तो कितना हुआ? 3/4 है ना। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4/3 होगा। यहाँ पे देखिए उल्टा लिख दिए 4/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे आधार पता चल गया कि 4 है और लंब पता चल गया 3 है। तो इसका मतलब जब भी आपको अगला अनुपात ज्ञात करना होगा तो वहाँ पे कर्ण आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 4 का स्क्वायर कर लीजिए, लंब कितना है? 3 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, 3 का स्क्वायर तितली के 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है किसका मान? सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है? अब ये पता होना चाहिए। सेक ए बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा के कर्ण फार्मूला होता है। आधार आपका कितना? आधार देखेंगे तो 4 है। कर्ण कितना है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा गलती हो जाए, मिस्टेक हो जा रहा है। सेक ए बराबर फार्मूला देखिए उल्टा लिखे ना। सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा के आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा के आधार होता है ना। तो कर्ण 5 है तो 5 लिखिए। आधार कितना है? आधार 4 है तो 4 लिखिए, यानी कितना हो जाएगा? 5/4। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 5/4 कहाँ पे? तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रिक की बात कर रहे थे, ट्रिक इसमें कैसे लगाना? ट्रिक बस यही लगाना है कि आपको याद रखना है क्या, यहाँ पे आपका जो रेशियो बनता है 3 4 5 का बनता है। इसमें 3 4, यदि 3 4 दिया है तो अगला मान 5 जरूर आएगा। ठीक है, जो कि आपको हल करके भी बताए हैं। ये हमेशा जो बड़ी संख्या होता है कर्ण होता है। अब इसी में आपका चेंज होता है, चाहे ये लंब हो चाहे आधार, ये चाहे आधार हो चाहे लंब हो। जैसे यहाँ पे काट ए का जैसे आप लगाए हैं कि काट ए बराबर इतना लगाएं, आधार बटा के लंब है तो 3 और 4 पता चल गया, तो आप डायरेक्ट कर्ण आप डायरेक्ट लिख सकते थे 5 होता है। ठीक है, अब फार्मूला लगा के इस तरह आप सेक ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप तुरंत उसको ज्ञात कर सकते थे। ये आपको इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं थी ना, इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं था। तो आपको दोनों तरीका बताया, ट्रिक भी बता दिए कि आप याद रखिए 3 4 दिया है तो अगला मान 5 आएगा, यदि 3 5 दिया है तो अगला मान 4 आएगा। इस प्रकार से आप इसे याद रख के कम से कम समय में सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर 16वां नंबर का सवाल क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 अंश है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखिए डायरेक्ट कितना होता है,
वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूरा हो जाता है। यहाँ कोण कितना दिया, थीटा का मतलब होता है कितने अंश का कोण दिया है, तो यहाँ पे आपका कोण दिया है 60 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बटा के 360 गुणे पाई का मान 22 बटा के 7, आर की जगह कितना रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 6 कम 6 छड़ा के 36 हो जाएगा, यानी 1 बटा के 6 गुणे 22 बटा के 7 और 6 की स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब कटा लीजिए 6 से, 6 कम 6 छड़ा के 36। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 13 बटा के कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो 132, इसलिए कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा स्क्वायर में होगा। इस तरह 132 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, 132 बटा के 7 सेंटीमीटर है, 132 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 132 बटा के 71 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ भी इस ऑप्शन को देखेंगे तो एकदम सेम है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि मात्रा को ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखिए। 17 नंबर का सवाल क्या है आपके सामने कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 20 का सर्वांतर होगा। अब देखिए यहाँ सर्वांतर मतलब क्या होता है, आप मतलब जानते रहेंगे तो सर्वांतर को निकाल लेंगे। सर्वांतर को डी से दिखाते हैं। अब देखिए सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दो आपस में जो नज़दीकी जो संख्या होगा, अगली संख्या में से पहली संख्या घटाइएगा, यानी 10 में से 4 को घटा लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6 होगा ना, 6 हो जाएगा। इसी तरह अगली संख्या में से एक बार और घटा के देख लीजिए, तो 16 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 6। तो देखिए आपका जो सर्वांतर मतलब होता है दो क्रम से आने वाली संख्याओं का अंतर, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कैसे लगाना है समांतर श्रेणी के सवाल को। अब देखिए आपके सामने 18 नंबर का सवाल क्या है और कैसे इसको लगाएंगे आप। कह रहा है किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, यानी किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा या कोई नहीं। आप सीधे याद रखिए, यदि वृत्त के अंतर्गत कोई भी चतुर्भुज बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। तो आप इसे याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज जैसे ये आपका है, इसी के अंतर्गत ये समांतर आपका एक क्या बनाया गया है, चतुर्भुज बनाया गया है। ये वृत्त के अंतर्गत होगा तो इसे क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे डायरेक्ट याद रखिए आप। 19 नंबर का सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है। ऑप्शन को पढ़िए, एक बेलन और एक गोला होगा, एक बेलन और एक अर्धगोला होगा, एक शंकु और एक गोला होगा, एक शंकु के छिन्नक और अर्धगोला होगा। देखिए बैडमिंटन के द्वारा जो आप शटल कॉक जो प्रयोग करते हैं, मतलब जो आप चिड़िया होता है उसको, जैसे देखिए आप इस प्रकार से देखे होंगे ना, यहाँ पे क्या होता है, नीचे अर्धगोला होता है इस प्रकार से, और इस पे इस प्रकार से पत्ती लगा होता है, ठीक है, और इस प्रकार से ये होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, इस प्रकार से होता है, ये शटल कॉक होता है। तो इसमें कह रहा है कि इसका संयोजन कैसे होगा, तो नीचे का देखिए अर्धगोला है और ऊपर क्या एक छिन्नक के आकार का है, ऊपर वाला भाग एक छिन्नक है और नीचे अर्धगोला है। देखिए एक शंकु का जो छिन्नक होगा और एक अर्धगोला होगा, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगले नंबर जो 20वां सवाल है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है, ये 2023 के पेपर में बहुत प्रश्न रिपीट हुआ था ना, कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच आपका संबंध पूछा है। तो ऑप्शन को जब भी आप लगाइएगा तो ऑप्शन को ध्यान से लगाइएगा, तो डायरेक्ट आप इसका जब तक फार्मूला नहीं याद रखेंगे तब तक आप ऑप्शन को हमेशा गलती कर सकते हैं। देखिए इसमें फार्मूला जो होता है आपका होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब इसमें से जो होगा आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका क्या है कि यह फार्मूला हो, तो इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य ना, तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा।
देखिए यहाँ पे आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के कराए हैं जो आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है। आपको इसी प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे दीर्घ उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न गणित के हो, आपको गारंटी देते हैं कि जितने भी प्रश्न करा रहे हैं इतने प्रश्न आप करके हल करके बोर्ड के एग्जाम में चले जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आपके जितने भी प्रश्न कराएंगे उससे एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको डेली बाय डेली इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक सीरीज अब चलाएंगे, जिससे आपको 27 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर में 100% आप 70 में 70 आसानी से ला सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।